नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। आज़ादी का 75वां वर्ष अमृत महोत्सव, पूरे एक वर्ष से अमृत महोत्सव मनाया जा रहा है। आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है और अब 15 अगस्त जैसे जैसे नज़दीक आ रहा है वैसे वैसे लोगों के अंदर राष्ट्रवाद हिलोरे मार रहा है और अपने को राष्ट्रवादी साबित करने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री सभी अपने अपने स्तर पर जोर लगा रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 3,18,00,000 परिवारों में झंडा फहराया जाएगा। मतलब पूरे उत्तर प्रदेश के हर घर में झंडा फहरेगा। इस बार 11 से 14 अगस्त तक स्वतंत्रता सप्ताह मनाया जाएगा। 11 से 17 अगस्त तक 50 लाख झंडे सरकारी कार्यालयों में फहराए जाएंगे। उत्तर प्रदेश के 11 से 14 अगस्त तक स्कूलों में प्रभात फेरी होगी। अभी तक 15 अगस्त के दिन ही झंडा फहराया जाता था, प्रभात फेरी होती थी, सब कुछ होता था और घरों पर झंडा फहराने का सरकार का तो कोई इरादा कभी नहीं रहा है। जो लोग अपनी मर्जी से घरों पर फहरा देते थे। सरकारी कार्यालयों पर भी, सभी कार्यालयों पर कभी नहीं देखे गए झंडे फहराते हुए। तो एक तरह से ये अमृत महोत्सव या अमृत काल का राष्ट्रवाद है जो झलक रहा है पूरे देश में। सिर्फ ये तो मैंने उत्तर प्रदेश का एक उदाहरण के तौर पर नाम लिया है। दिल्ली में अभी से झंडा अभियान शुरू हो गया है और हर घर झंडा पहुंचाया जा रहा है। इसी तरह से देश के सभी राज्यों में इस बार अमृत महोत्सव, आज़ादी की 75वीं वर्षगांठ कुछ खास ढंग से मनाने की कोशिशें हो रही हैं। और अब देखिए इन कोशिशों में कितना रंग उभरता है, कितना राष्ट्रवाद झलकता है, ये तो समय बताएगा। लेकिन इतना जरूर कहा जा सकता है कि आज के दिन ही बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, पंडित जवाहरलाल नेहरू, गांधी जी और सरदार पटेल ने झंडे को अंगीकार किया था। संविधान सभा में 22 जुलाई 1947 आज़ादी के कुछ दिन पहले स्वीकार किया गया था तिरंगा झंडा। और इस तिरंगे झंडे में जहां पर अशोक चक्र है या धम्म चक्र कह सकते हैं, वहां पर पहले चरखा काटते हुए चरखे का निशान था। बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने उस चरखे के निशान को हटवाया सबकी सहमति से और धम्म चक्र को स्थान दिया। उस धम्म चक्र में 24 तीलियां हैं जो 24 घंटे प्रगति का, आगे बढ़ने का प्रतीक। चक्र हमेशा चलता रहता है, प्रगति हमेशा चलती रहती है और 24 तीलियां इसलिए कि वो 24 घंटे का प्रतीक है। इसी तरह से झंडे का सबसे ऊपर का रंग केसरिया है, जिसे भगवा भी कहा जा सकता है। तथागत बुद्ध के चीवर का रंग यही था, केसरिया या भगवा। बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने इस रंग को भी, तथागत बुद्ध के चीवर को भी, के रंग को भी तिरंगे झंडे में शामिल कराया। और सफेद रंग जो बीच की पट्टी है, जिसके ऊपर चक्र है, वो सादगी का प्रतीक है।
शांति का प्रतीक है और सादा जीवन उच्च विचार का प्रतीक है। और सबसे नीचे जो लाल पट्टी है वो हरियाली का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, वैभव का प्रतीक है। इस तरह से तिरंगा झंडा को मंजूरी दी गई 22 जुलाई 1947 को, और इसके शिल्पकार थे पिंगली वेंकैया, जो मछलीपट्टनम के रहने वाले थे। पिंगली वेंकैया से गांधी जी की मुलाकात दक्षिण अफ्रीका में हुई थी। तभी पिंगली वेंकैया ने प्रस्ताव रखा था झंडे का डिजाइन करने के लिए गांधी जी के सामने, और गांधी जी ने उसी समय ऑर्डर दे दिया था। और उनका जो ऑर्डर था उसमें यही तीनों रंग थे और बीच में चरखा था। लेकिन समय आने पर बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर, जो संविधान शिल्पी थे, उन्होंने झंडा के निर्माण में भी योगदान दिया। थोड़ा से नहीं, बहुत ही बड़ा योगदान दिया। और उस झंडे को सम्राट अशोक से, तथागत बुद्ध से और बौद्ध धर्म से जोड़ा। आपको मालूम होना चाहिए कि आरएसएस ने आज़ादी के बाद से 2002 तक अपने संघ कार्यालय नागपुर में झंडा नहीं फहराया था, जबकि वो सबसे बड़ा राष्ट्रवादी और सांस्कृतिक राष्ट्रवाद का पुरोधा मानता है अपने को। लेकिन झंडे के नाम पर, संविधान के नाम पर उसका राष्ट्रवाद फीका पड़ जाता है। लेकिन 2002 में संघ के कार्यालय नागपुर में कुछ युवाओं ने जबरदस्ती जाकर के वहां झंडा फहरा दिया। तो उसके बाद उस झंडे को उखाड़ने या वहां से हटाने या झंडे को अपमानित करने का साहस नहीं हो सका आरएसएस में। और उसकी वजह है कि अगर झंडे को कोई अपमानित करता है, झंडे को कोई फाड़ता है, झंडे को कोई नष्ट करता है, झंडे को कोई गालियां देता है, झंडे को कोई अपशब्द कहता है, उसके लिए 1971 में एक अधिनियम बना था। उस अधिनियम में दंड देने का प्रावधान है, 3 साल तक की सश्रम कैद और जुर्माना, और ज्यादा विभत्स केस होने पर जुर्माना और जेल दोनों। इस तरह से शायद इसी डर से संघ के लोगों ने युवकों द्वारा जो झंडा फहराया गया उसे नहीं हटाया। दूसरी बात, अब इनका इतना राष्ट्रवाद छलक आया है कि 1 साल पहले से ही 75वीं वर्षगांठ अमृतकाल मनाना शुरू कर दिए। और जब 15 अगस्त 2022 नजदीक आ रहा है तो 1 हफ्ते पहले से ही झंडा फहराने, जनगण मन गाने, वंदे मातरम और राष्ट्रवाद का पूरा जोर मारेगा इन्हें। इसकी वजह आपको पता है कि भारतीय जनता पार्टी संघ की ही राजनीतिक शाखा है, या यूं कहें कि भारतीय जनता पार्टी की मातृ संस्था है आरएसएस। और जिस आरएसएस ने कभी झंडे को वैल्यू नहीं दिया, इस राष्ट्र के संविधान को वैल्यू नहीं दिया, क्योंकि संविधान धर्मनिरपेक्षता पर आधारित है, संविधान समानता पर आधारित है, संविधान समाजवाद पर आधारित है। और इन 3-4 चीज़ों से आरएसएस को नफरत है। समानता मतलब कि जितनी भी जातियां हैं, जितने भी भारत के लोग हैं, सबको समान अवसर मिलना चाहिए, नौकरियां मिलनी चाहिए, हिस्सेदारी होनी चाहिए शासन में, प्रशासन में। और यह चीज़ आरएसएस को मंजूर नहीं है। धर्मनिरपेक्षता नहीं मंजूर है, सभी धर्मों की सौहार्द होना चाहिए, साझा संस्कृति होना चाहिए, सभी धर्मों का विकास होना चाहिए। आरएसएस तो चाहता है कि सिर्फ हिंदू धर्म का विकास हो, और इतना ही नहीं, भारत हिंदू राष्ट्र बने।
तो कैसे उसे संविधान पसंद आएगा और कैसे उसे तिरंगा पसंद आएगा। एक संघी से मैंने बात किया, हमारे परिचित हैं, कभी कभी व्यंग कसते हैं उनके ऊपर, वो हमारे ऊपर भी कसते हैं, दोस्त हैं, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी में साथ पढ़े हुए हैं। उन्होंने कहा कि हम संविधान को क्यों माने, हम तिरंगा को क्यों माने। मैंने कहा पहले तिरंगा के बारे में बताइए कि आप तिरंगा को क्यों नहीं मानते हो। तो उन्होंने कहा कि ऊपर का जो केसरिया रंग है ये तथागत बुद्ध का चीवर है, तथागत बुद्ध का है, उससे हमारा क्या लेना देना, हम तो तथागत बुद्ध और बौद्ध धर्म के को नहीं मानते हैं। हमने कहा कि हाँ, आप ही लोगों ने बौद्ध धर्म का नाश भी किया था, आप ही लोगों ने पुष्यमित्र सिंह की हत्या भी की थी, आप ही लोगों ने यूरेशिया से आकर के मूल निवासियों के ऊपर कब्जा जमाया था और उनकी श्रमण संस्कृति को, बौद्ध धर्म को तहस नहस करने, नष्ट करने का काम किया था। उन्होंने यह भी कहा कि जो तीसरा रंग है, हरा रंग, ये पाकिस्तान का है, मुसलमानों का रंग है, इसे हम क्यों कबूल करें। मैंने कहा जब तक सांप्रदायिक नजरिए से देखिएगा तब तक आपको न संविधान अच्छा लगेगा, न तिरंगा अच्छा लगेगा, और न लोकतंत्र अच्छा लगेगा, और न भारत राष्ट्र अच्छा लगेगा। मुसलमानों को कहते हो कि चले जाओ बाहर पाकिस्तान, हमें लगता है कि आरएसएस वालों को भाग करके नेपाल जाना चाहिए, क्योंकि उन्हें कुछ भी नहीं पसंद है, न संविधान पसंद है, न तिरंगा पसंद है, न लोकतंत्र पसंद है, न भारत राष्ट्र पसंद है, न राष्ट्रवाद पसंद है। संघ के बहुत से लोग अपने भाषणों में कहते हैं कि हमें राष्ट्रवाद से कुछ नहीं लेना देना, हमें राष्ट्रवाद नहीं पसंद है। उन्हें क्या पसंद है ये बात ही नहीं समझ में आती है। संघ की परिभाषा संघ ही जाने, खग ही कर भाषा, बाकी लोग नहीं समझ सकते हैं। ये मायावी शक्तियां हैं, यूरेशिया से आई हैं, अत्याचार की हैं, आतताई के रूप में शासन की हैं, और उसी शासन को, उसी मनुस्मृति को हमेशा लागू करते रहना चाहते हैं। इसीलिए हिंदू राष्ट्र बनाना चाहते हैं, इसीलिए ये मनुस्मृति को संविधान बनाना चाहते हैं, इसीलिए सांप्रदायिक दंगे भड़का रहे हैं, इसीलिए ध्रुवीकरण कर रहे हैं। दरअसल इन्होंने 2014 से लेकर के 22 तक, 8 सालों तक सत्ता का सुख भोग लिया है, और अब सत्ता का खून जब मुंह में लग गया है तो उसे छोड़ना नहीं चाहते हैं। इसलिए इन्हें संविधान भी अच्छा लगने लगा, जब इन्हें तिरंगा भी अच्छा लगने लगा, और हर घर तिरंगा फहराने का काम योगी ने शुरू कर दिया है। हर घर तिरंगा फहराने का काम चाणक्य अमित शाह ने शुरू कर दिया है। हर घर तिरंगा फहराने का पूरे देश में मोदी जी ने शुरू कर दिया है, और केजरीवाल और जितने भी छत्रप लोग हैं वो तो फहरा ही रहे हैं। तो सवाल उठता है ये कि ये राष्ट्रवाद कैसा राष्ट्रवाद है, ये इसे राष्ट्रवाद कहा जाए या अवसरवाद कहा जाए या कुछ और कहा जाए। विपक्ष में रहते हैं तो उन्हें संविधान नहीं अच्छा लगता, उन्हें तिरंगा नहीं अच्छा लगता, तिरंगे का रंग नहीं भाता, तिरंगे के रंग में पाकिस्तान का रंग ढूंढ लेते हैं, तिरंगे के रंग में बौद्ध धर्म को ढूंढ लेते हैं, तिरंगे के चक्र को धम्म चक्र, अशोक का इतिहास ढूंढ लेते हैं। इस तरह से ये चाहते हैं। हाँ, एक संघी ने कहा कि जो धम्म चक्र है वो धम्म चक्र नहीं है, वो तो विष्णु और कृष्ण का चक्र सुदर्शन है। मैंने कहा चक्र सुदर्शन तो गला काटता है, चक्र सुदर्शन नहीं हो सकता, उसका प्रगति से कोई मतलब नहीं। वो एक शस्त्र, अस्त्र शस्त्र है, ऐसा शस्त्र है कि जो गला काटता है, हिंसा करता है। और तथागत बुद्ध के धम्म में हिंसा का कोई जगह नहीं है। तथागत बुद्ध ही नहीं, जैन में, ईसाई में, सिख में, कहीं भी हिंसा का कोई अर्थ नहीं है, कोई महत्व नहीं है। सिर्फ हिंदू धर्म में हिंसा का महत्व है। और जितने भी इनके देवी देवता हैं सब अस्त्र शस्त्र से लैस हैं, कोई चक्र सुदर्शन से, कोई गदा से, कोई तीर से, राम का तो तीर ही है ना, कोई तीर से, कोई तलवार से, कोई कटार से, काली है तो वो कटार से। जितने भी देवी देवता हैं एक भी नहीं ऐसे होंगे जो कि अस्त्र शस्त्र न लिए हों। और बौद्ध धर्म में, बाकी किसी भी धर्म में आपको
अस्त्र शस्त्र से सुसज्जित न तो भंते मिलेंगे, न धर्मगुरु मिलेंगे, न तथागत बुद्ध खुद ही कोई अस्त्र शस्त्र रखते थे। उनका अस्त्र शस्त्र उनकी जुबान थी। जो लोग अस्त्र शस्त्र से काम करते थे वे अपनी करुणा से, दया से, शांति से निपटा देते थे। अंगुलीमाल जैसे विभत्स अपराधी को उन्होंने कैसे सुधार दिया सारी दुनिया जानती है। लेकिन आरएसएस और भारतीय जनता पार्टी और कट्टरपंथी हिंदू, इन्हें कैसे सुधारा जा सकता है? तथागत बुद्ध होते तो जरूर कोई रास्ता ढूंढ लेते, लेकिन आज के समय में जिस तरह से इनकी हिटलरशाही, देश को बेचने की नीयति और अर्थव्यवस्था को रसातल में, डॉलर की आप हालत देख ही रहे हैं, महंगाई देख ही रहे हैं, यही इनका राष्ट्रवाद है। और जो झंडा फहरा रहे हैं ये सब दिखावा है। तो इस तरह से अमृतकाल में जो 75वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है उसे खास रूप में ये समझ रहे हैं और हम भी खास रूप में समझ रहे हैं। इनकी असलियत इस 75वीं वर्षगांठ पर सामने आ गई है कि ये सोचते क्या है और करते क्या। अब कल जो है नए राष्ट्रपति को लाया गया है। राष्ट्रपति बन चुकी हैं तो उनका स्वागत है, सम्मान है, आदर है, अभिवादन है, सब कुछ है। लेकिन जो विवाद खड़ा होता रहता है राष्ट्रपति के बीच से लेकर के प्रधानमंत्री के बीच तक, और जिस तरह से सत्ता में कई बार प्रधानमंत्री की पर अंकुश लगाने का काम राष्ट्रपतियों ने किया। आज की बात हम नहीं कर रहे हैं, पहले की बात कर रहे हैं। अंकुश लगाने का और उनके भेजे गए प्रस्ताव को ठुकराने का भी काम किया है। अंतरात्मा की आवाज पर जिस राष्ट्रपति को लगता है कि ये गलत है वो लौटा देता है। इस तरह से हमारा जो भारत है, भारत की आज़ादी है, अमृतकाल महोत्सव है, इसमें अगर तिरंगे झंडे को न याद किया जाए, उसके इतिहास को न याद किया जाए, उसके प्रतीकों को न याद किया जाए, तो शायद अमृतकाल अधूरा रहेगा। झंडे का जो अनुपात है 3:2 है। 3 लंबाई है और 2 चौड़ाई है। और इस तिरंगे झंडे का रंग जो पाकिस्तान से जोड़ते हैं ये बहुत ही शरारतपूर्ण और निहायत गलत तरीका है झंडे को अपमानित। ये तो अपमान हुआ झंडे का, इन्हें तो दंड मिलना चाहिए जो ऐसी बातें करते हैं। इनके ऊपर तो 1971 की धारा लगनी चाहिए। आजादी के बाद जब सत्ता का सुख इन्होंने भोग लिया तब इन्हें झंडा भी अच्छा लगने लगा, संविधान भी, लोकतंत्र भी। लेकिन जो दुर्गति कर रहे हैं लोकतंत्र की, संविधान की, उसे सारी दुनिया देख रही है और दुनिया के देशों में कुख्यात हो गए हैं अपनी सांप्रदायिक गतिविधियों से। सिर्फ भारत में ही नहीं, भारत तो देख ही रहा है, समझ ही रहा है। भारत के कहने से इन्होंने अपने प्रवक्ताओं को हटाया भी नहीं। यहाँ के विपक्ष के कहने के से यहाँ के मीडिया तो खैर गोदी मीडिया बन गया है, बाकी जो सोशल मीडिया और यूट्यूब चैनल हैं, इनके आवाज लगाने से नूपुर शर्मा को नहीं हटाया गया। अगर सऊदी अरब और पूरा मुस्लिम जगत एक होकर के विरोध नहीं करता और व्यापारिक रिश्ते खत्म कर लेने की बात नहीं करता तो ये लोग पैगंबर मोहम्मद को जलील करने वालों को हटा नहीं सकते थे, और हटाए भी तो अभी तक जेल नहीं पहुंचा सके, क्योंकि इन्हीं के बंदे हैं, इन्हीं के लोग हैं, इन्हीं की सोच के हैं। अपनी सोच को ये जेल में डालें, कहाँ संभव हो सकता है। लेकिन इनकी सोच को घुटने पर लाद दिया इस लोकतंत्र ने, इस देश ने और इस देश की अस्मिता ने। जब ये कहा करते थे कि संविधान को हम नहीं मानते, तिरंगा को नहीं मानते, धर्मनिरपेक्षता को नहीं मानते,
समानता को नहीं मानते, समाजवाद को नहीं मानते, और अब सब कुछ मान रहे हैं। मानना ही पड़ेगा अगर सरकार बनानी है, राज करना है तो। लेकिन जिस ढंग से मान रहे हैं उसे सारी दुनिया देख रही है, पूरा देश देख रहा है, हर मतदाता देख रहे हैं। और अब मोदी जी के जुमले, और मोदी जी इतना बदनाम हो चुके हैं कि वे कोई भी जुमला नया लाते हैं उस पर कोई विश्वास करने वाला नहीं है। 15 लाख से लेकर के और अब तक जितने जुमले हुए वो सबके नज़रों में है और सभी उसके भुक्तभोगी रहे। तो तिरंगे झंडे का इतिहास बहुत गौरवमयी और बहुत ही सम्मानजनक और एक स्वर्णिम इतिहास रहा है तिरंगे झंडे का। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिए।